वेलकम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाया है जिसमें कि मैंने डिफाइन किया है मैनेजमेंट क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इवन कि हम लोगों ने इसका शॉर्टकट के थ्रू भी उसे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप उसे देखोगे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो दोनों वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि भाई जो 12th के सीबीएसई के जो स्टूडेंट है उनका केस स्टडीज आएगा। इस टॉपिक से केस स्टडीज आने वाला है ना। डायरेक्ट क्वेश्चंस उसके नहीं आते हैं। जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनका केस स्टडीज आएगा, और जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं है ना, स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनके डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो स्टेट बोर्ड के बच्चों को डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाने हैं, सीबीएसई के बच्चों को केस स्टडीज बनाना है। दोनों ही केस में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि आप हर एक पॉइंट का मतलब क्या है, तभी जाके आप केस स्टडीज आइडेंटिफाई कर पाओगे। इवन कि स्टेट बोर्ड के बच्चे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस लिख पाएंगे, है ना। तो केस स्टडीज खास करके जब हम लोग बातें करते हैं केस स्टडीज के बारे में, तो पॉइंट्स जब तक आपको याद नहीं रहेगा, उसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, आप केस स्टडीज कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। और अगर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं तो केस स्टडीज तो आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं वो केस स्टडीज होता है ना। और ये बहुत ही इजी भी है, सिंपल भी है, बट ये सॉल्व तभी होगा जब आपको केस स्टडीज बहुत अच्छे से याद रहेगा। सॉरी, जब आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगा। तो आप आराम से हेडफोन लगा लो और ध्यान से इस वीडियो को देखो। आपको सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 याद भी हो जाएंगे, और केस स्टडीज कैसे सॉल्व करना है वो भी समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन के एंड में हम लोग एक दो केस स्टडीज भी हम लोगों ने लिए रखा है, केस स्टडीज भी हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप आराम से वीडियो को सेव कर लो या डाउनलोड कर लो। जब भी आपके पास टाइम होगा आप आराम से हेडफोन लगा के इत्मीनान के साथ आप इसको देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, और केस स्टडीज कैसे बनता है ये भी समझ में आ जाएगा। आप खुद ही यूएन की बना लोगे। इस वीडियो के एंड होते होते आप आराम से केस स्टडीज और डायरेक्ट क्वेश्चन दोनों आराम से कर लोगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि मैनेजमेंट हम लोग करते ही क्यों है, इसका इंटेंशन क्या है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका इंटेंशन को, ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और जब भी आप केस स्टडीज इवन देखोगे, आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए यही बोलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आपने आइडेंटिफाई किया है, वेदर इट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो आप केस स्टडीज पढ़ोगे और ये 3 जो ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल, तीनों में से कोई आपको आइडेंटिफाई करना है। उसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 के 3 पॉइंट भी हो सकते हैं और 1 पॉइंट भी हो सकता है ना। तो ध्यान से जब आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा, आप आराम से बना लोगे। तो इस वीडियो के एंड होते होते आपसे आराम से केस स्टडीज बनना है, जरा भी आपको हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है, इट एम्स एट द प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के बारे में बातें करता है ना। इसके अंदर में 3 पॉइंट आता है। फर्स्ट वन इज सर्वाइवल, सेकेंड वन इज प्रॉफिट, एक मिनट, थर्ड वन इज ग्रोथ। सर्वाइवल हो गया, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, सर्वाइवल को, प्रॉफिट को एंड ग्रोथ को। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करो कि आपने एक ट्यूशन स्टार्ट किया है। ठीक है, आपका ट्यूशन है, और ट्यूशन का हम लोग एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब कोई इससे फैमिलियर है ना। एबीसी ट्यूशन। ठीक है। अब देखिए, जब भी कोई बंदा कोई भी बिजनेस में हाथ रखता है या कोई भी बिजनेस वो स्टार्ट करता है, तो हर कोई क्या चाहता है कि प्रॉफिट कमाना, और ये मेन रीजन है उसके फेल होने का। तो अब प्रैक्टिकल भी समझते जाओ कि कभी भी आप इन फ्यूचर बिजनेस स्टार्ट करो तो आप क्या करोगे। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसके 3 फेजेस के बारे में सोचना है। सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचना ही नहीं है। हालांकि इंटेंशन हमारा है प्रॉफिट कमाने का, लेकिन पहले फेज में आप कभी भी बिजनेस में प्रॉफिटेबल होने के बारे में कभी भी मत सोचिए। पहला जो फेज होगा वो आपका होगा सर्वाइवल का। सर्वाइवल का मतलब यह है कि आपका जो रेवेन्यू है, आपका इनकम इतना होना चाहिए कि वो आपके कॉस्ट को कवर कर ले। कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू, या रेवेन्यू छोड़ के हम लोग इनकम समझते हैं। आपका इनकम इतना होना चाहिए
कि वो आपका जो कॉस्ट है, आपका जो खर्चा गिर रहा है बिजनेस को चलाने का, वो उसके बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो पाएगा तो आप बिजनेस को एटलीस्ट कंटिन्यू करोगे, और जब आपका बिजनेस कंटिन्यू होते रहेगा तो इन फ्यूचर वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो कि आपके ट्यूशन आप स्टार्ट किए हो, आपका रेंट जो है, आपका रेंट आपको देना होगा, इलेक्ट्रिक का बिल पे करना होगा, राइट। इलेक्ट्रिक का बिल पे करते हो, और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब मार्कर वगैरह का खर्चा जो होता है ना, मार्कर के एक्सपेंसेस लिख देते हैं मार्कर, राइट। ये सब सारी चीजों का खर्चा सपोज करो कि आपका 5000 रुपीज है, तो आपका इनकम एटलीस्ट 5000 रुपया होना चाहिए। ये आपका एक्सपेंसेस है, तो आपका इनकम भी एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 5000 होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? आप अपने बिजनेस को कम से कम ट्यूशन को कंटिन्यू कर पाओगे, है ना। आपको लगेगा यार चलो प्रॉफिट तो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन इतना पैसा तो आ रहा है कि अपने कॉस्ट को आप क्या कर पा रहे हो? कवर अप कर पा रहे हो। इससे आपको हौसला मिलेगा बिजनेस को चलाने का। तो इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट यू आर जनरेटिंग दैट मच रेवेन्यू सो दैट यू आर एबल टू कवर योर कॉस्ट, कि भाई आप इसको अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर पा रहे हो, है ना। तो इस पॉइंट में क्या वर्ड रहेगा? एट टू कवर योर कॉस्ट, ठीक है। तो ये वर्ड को ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आप इतना दैट मच इनकम यू आर जनरेटिंग सो दैट यू आर एबल टू कवर योर कॉस्ट, ठीक है। तो ये लाइन को आपको याद रखना है, कॉस्ट कवर के पॉइंट को ध्यान रखना है कि अपने कॉस्ट को आप कवर कर पाओ कि इतना रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो। ये होता है सर्वाइवल का फेज। सेकेंड जो फेज होता है वो होगा आपका प्रॉफिट का, है ना। जब आपके खर्चे पूरे होने लगेंगे, उसके बाद आप प्रॉफिट के बारे में सोचना स्टार्ट करना है आपको, है ना। फिर क्या होगा कि आपके ट्यूशन में इतने बच्चे आ रहे हैं कि कम से कम आप 5000 रुपए कमा रहे हो। अब धीरे धीरे क्या होगा? बच्चे और बढ़ना स्टार्ट होंगे, और जब आप एक्सपेंसेस से ज्यादा कमाने लगोगे, जब भी आपका इनकम जो होगा वो एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाएगा, तो आप क्या हो जाओगे? बिजनेस में प्रॉफिटेबल हो जाओगे, आपके बिजनेस में प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। आप अकाउंट्स में भी आपने पढ़ रखा है, आप क्लास 11 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़े थे। जब आप अपने इनकम में से जो भी टोटल आपका इनकम होता है, उसमें से आप जब अपने टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करते हो, तो जाके आपको क्या मिलता है? आपको प्रॉफिट मिलता है ना। अब इसमें दो पॉइंट था, टोटल एक्सपेंसेस में आपका ग्रॉस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों आता है ना। तो हम लोग उसको शॉर्ट कर रहे हैं, राइट। तो आप अपने इनकम में से, जब टोटल इनकम में से आप टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करते हो, यू विल बिकम प्रॉफिटेबल, आपका प्रॉफिट आ जाता है। तो सेकंड फेज में क्या होगा कि भाई बच्चे और बढ़ जाएंगे, तो आपका कॉस्ट तो कवर होगा ही, और साथ ही साथ आपके पास कुछ और पैसा आने लगेगा, और वो पैसा जो है आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। बेसिकली मतलब इसका क्या है कि जो पैसा आप घर ले जाओ या खुद पे खर्च कर सकते हो, इट इज योर प्रॉफिट। तो सेकंड फेज में आप क्या स्टार्ट करोगे? प्रॉफिट के बारे में सोचना स्टार्ट करते हो। और जो थर्ड फेज होगा, थर्ड फेज में क्या होता है? आप दूसरे ट्यूशन के एग्जाम्पल लो, अन अकेडमी का एग्जाम्पल ले सकते हो, आकाश का एग्जाम्पल ले सकते हो, अन अकेडमी, अन अकेडमी का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, है ना। तो ये दोनों इंस्टीट्यूशन ने क्या किया? शुरू में तो ये एक ही इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट हुए थे, आज के टाइम पे इनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो आपका भी बिजनेस जब प्रॉफिटेबल हो जाता है, तो थर्ड फेज जब होता है ना, उस थर्ड फेज में आप ग्रोथ के बारे में सोचते हो। किस बारे में सोचते हो? ग्रोथ के बारे में सोचते हो। ग्रोथ का क्या मतलब होता है? एकदम सिंपल वर्ड में आप याद रख लो, एकदम सिंपल वर्ड में हम आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान रखना है कि ओपन न्यू ब्रांचेस, ओपन न्यू ब्रांचेस, है ना। एकदम सिंपल है, एक लाइन में याद रख लीजिए। ग्रोथ का ग्रोथ वर्ड जो है, ये आगे भी टर्म्स में आएंगे, आगे के चैप्टर्स में भी ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा। तो ये वर्ड आपको अगर ये ध्यान रहेगा और ये लाइन ध्यान रहेगा, तो आपको समझने में बहुत आसान होने वाला है ना। ओपन अप न्यू ब्रांचेस, आप न्यू ब्रांचेस के बारे में सोचते हो ओपन करने के बारे में। और सही भी है कि भाई एक बार आपका मान लो ट्यूशन सेंटर प्रॉफिटेबल हो गया, तो आप उसके न्यू न्यू ब्रांचेस स्टार्ट करोगे। अब न्यू ब्रांचेस स्टार्ट करने का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ जाएंगे आपके, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो होंगे वो इंक्रीज करेगा, आपके प्रोडक्ट इंक्रीज करेंगे। प्रोडक्ट इंक्रीज करने का क्या मतलब है? जैसे कि हम लोगों ने ट्यूशन का एग्जांपल लिया है, आप अभी कॉमर्स पढ़ा रहे हो, है ना। उसके बाद टीचर हायर करोगे, आप उसमें ह्यूमैनिटीज को भी इम्प्लीमेंट करोगे, आप उसमें साइंस भी पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे, साइंस के टीचर्स को हायर करोगे और वो भी पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे। इन आकाश
सॉरी अन अकेडमी में आप देखिए कि वहाँ साइंस भी होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की पढ़ाई भी होते हैं, कॉमर्स का भी पढ़ाई होता है ना। तो आप भी ये चीजें करोगे तो बिजनेस को एक्सपैंड करने का मतलब यही होता है कि आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ जाएंगे, आपका प्रोडक्ट इंक्रीज कर जाएगा, और आपने न्यू ब्रांचेस स्टार्टअप करना है, आपके ब्रांचेस बैठ जाएंगे, सॉरी खुल जाएंगे, और अलग अलग जगहों में आपके ब्रांचेस सेटअप हो जाएंगे। ये थर्ड सिचुएशन होता है ग्रोथ का। तो हम लोगों ने तीन सिचुएशन के बारे में पढ़ा है। पहला क्या पढ़ा हम लोगों ने? सर्वाइवल के बारे में, है ना। सर्वाइवल का क्या मतलब होता है? सर्वाइवल का मतलब होता है यू आर जनरेटिंग और अर्निंग दैट मच अमाउंट सो दैट यू आर एबल टू कवर योर कॉस्ट। आप इतना पैसा तो कमा रहे हो कि आपका जो नेसेसरी खर्चा है, बिजनेस को चलाने का खर्चा है, वो पूरा हो जाए। वो पूरा होगा तो आपको हौसला मिलेगा बिजनेस को कैरी ऑन करने का। और जब आप बिजनेस को कैरी ऑन करोगे तो एट अ टाइम एक टाइम ऐसा आएगा ही कि वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो सेकंड फेज में हम लोग क्या आ गए सेकंड फेज में हम लोगों ने क्या समझा? प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है जब आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा आप इनकम जनरेट कर रहे हो, ये फेज होता है आपका प्रॉफिट का, है ना। मान लो कि आपका 5,000 का खर्च, आपका सेकंड जो फेज होता है वो होता है प्रॉफिट का। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जब आपका जो इनकम है वो एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाता है, तो वो प्रॉफिटेबल आप हो जाते हो, है ना। टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, यू विल गेट प्रॉफिट। जब आप अपने टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करते हो आपको प्रॉफिट मिलता है। और एग्जाम्पल में भी हम लोगों ने देखा, जब आपके सर्वाइवल का फेज कंप्लीट होगा और बच्चे ऐड ऑन होते जाएंगे तो आप प्रॉफिटेबल होगे। अपने एक्सपेंसेस के ऊपर जो पैसा आप कमाओगे दैट वन इज योर प्रॉफिट। एंड द थर्ड सिचुएशन इज ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है न्यू ब्रांचेस को सेटअप करना। न्यू ब्रांचेस सेटअप करोगे, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज होंगे, प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। आज आप कॉमर्स पढ़ा रहे हो, कल को साइंस पढ़ाओगे, ह्यूमैनिटीज पढ़ाओगे। दूसरे कंपनी से एग्जाम्पल ले लो, सिस्का का एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो पहले सिस्का क्या बनाती थी? सिस्का की कंपनी जो थी वो एलईडी बनाने लगी। पहला वो सर्वाइवल का फेज चल रहा था उनका, उनके बेसिक नीड्स फुलफिल हुए, इसके बाद वो प्रॉफिटेबल हुए। और एक बार जब वो प्रॉफिटेबल हुए तो आज के टाइम पे वो क्या बनाते हैं? हेयर ड्रायर्स बनाते हैं, ईयरफोन बना रहे हैं, पावर बैंक्स बना रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। वैसे कई कंपनीज हैं जो शुरू में एक प्रोडक्ट पे उन्होंने ध्यान दिया, और एक बार जब वो प्रॉफिटेबल हो गए, उनके ग्रोथ का फेज चला, तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया। अब वो सारे एग्जांपल्स हम लोग इसमें नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारा वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, है ना। फिर आप ही नहीं देखोगे, ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो इतने एग्जांपल के थ्रू आपको आराम से समझ में आ गया होगा, है ना। ना, अब हम लोग जो बातें करेंगे वो किसके बारे में बातें करेंगे? सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में बातें करेंगे, है ना। सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? देखो, हम लोग जो बिजनेस स्टार्ट किए हैं ना, वो सोसाइटी के अंदर में स्टार्ट किए हैं। हम लोग रिसोर्सेज जो कलेक्ट करेंगे वो भी कहाँ से लेंगे? सोसाइटी से लेंगे। और जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग बना के तैयार करेंगे वो प्रोडक्ट भी बेचेंगे कहाँ? सोसाइटी में ही बेचेंगे, सोसाइटी के लोगों को ही बेचेंगे, है ना। तो जब हमारा बिजनेस एक सोसाइटी वाले इन्वायरमेंट में ही डेवलप हो रहा है, उसी में हमारा बिजनेस चल रहा है, तो हमारा ये राइट बनता है यार, कर्तव्य बनता है कि चलो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। और आपको ये सोचना भी चाहिए कि सोसाइटी में ही आप जिन चीजों की मदद से आप बढ़ रहे हो, उनका वेलफेयर का तो आपको सोचना ही चाहिए, है ना। इंसानियत इसी चीज में है। तो सोशल वेलफेयर में हम लोग सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में पढ़ते हैं और सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में समझते हैं, है ना। तो सोसाइटी का वेलफेयर कैसे होगा? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे केस स्टडीज की भाई ये सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है? तो यहाँ पे सोसाइटी की रिगार्डिंग बातें हम लोग करते हैं, जैसे कि क्या होगा? इको फ्रेंडली मेथड। इको फ्रेंडली इको फ्रेंडली मेथड इको फ्रेंडली मेथड में क्या हो सकता है? सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना, वैसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम हो रहा है। अगर पॉल्यूशन बहुत कम होगा तो सोसाइटी का ये फायदा है, सोसाइटी का वेलफेयर है। आप अगर दूसरे एनर्जी की जगह, पेट्रोल वगैरह की जगह या कोल की जगह सोलर एनर्जी पे रिलाई करते हो तो पॉल्यूशन कम होगा, सोसाइटी का वेलफेयर होगा, है ना। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है कि आप सोसाइटी का फायदा कैसे पहुंचा सकते हो। उसके बाद क्या आ सकता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। अगर आसपास के लोगों को नौकरी दे देना, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों को जॉब प्रोवाइड करना, ये किस में आएगा? आपका सोशल ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ना। फिर क्या हो सकता है? आप रीजनेबल प्राइस
रीजनेबल प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल करना। प्रोडक्ट को क्या करना? सेल करना। ये भी सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में है। आप सोसाइटी के लोगों को सही दाम पे अगर प्रोडक्ट को बेच रहे हो, बहुत प्रॉफिट नहीं रख के, मतलब आप किसी प्रोडक्ट को 100 में बना रहे हो और 120 में बेच रहे हो, ये रीजनेबल है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीज़ों को आप 100 में बना रहे हो और सोसाइटी के लोगों को वो 300 में बेच रहे हो, लोगों को 400 में बेच रहे हो। ये चीज़ें नहीं करना चाहिए हमें, है ना? तो रीजनेबल प्राइस का मतलब है कि सही दाम में लोगों को देना, कि लोग उसको क्या कर सके? अफोर्ड कर सके, है ना? क्वालिटी प्रोडक्ट देना, क्वालिटी प्रोडक्ट देना। फेक प्रोडक्ट आज के टाइम पे हमें लोगों को नहीं देना चाहिए, उससे तो वैसे भी कंपनी का गुडविल और बिजनेस का गुडविल हैम्पर होता है। और यहाँ पर भी यही बोला गया है कि सोसाइटी का वेलफेयर आप कैसे कर सकते हो? अच्छे प्रोडक्ट देके, जिससे कि वो इस्तेमाल करें, उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकें, है ना? आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मान लो उन्हें सेल कर रहे हो, आप उन्हें कोई मोबाइल बना के सेल कर रहे हो, और वो क्या हो रहा है? हर मंथ, एवरी मंथ वो खराब हो जा रहा है। मंथली बेसिस पे वो क्या हो जा रहा है? जिनके पास भी जा रहा है वो खराब हो जा रहा है, या उनके बैटरी ब्लास्ट हो जा रहे हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आप उनको मत दो, है ना? आपको किस तरह के प्रोडक्ट्स बेचने चाहिए जिससे कि वो मैक्सिमम उससे बेनिफिट ले सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका फायदा उठा सके। ये आता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव में। तो सोशल ऑब्जेक्टिव को कैसे याद रखना है? बहुत ही सिंपल है। उसमें आपको क्या करना है? सोसाइटी का भला करना है। आप अपने बस गेट के बाहर, घर के बाहर निकलो, अपने कॉलोनी को देखो और आप ये सोचो कि एज अ बिजनेसमैन आप अपने कॉलोनी को किस तरीके से फायदा पहुंचा सकते हो। आपको अपने आप सारी चीजें याद हो जाएंगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, आसपास के लोग जिनके पास नौकरी नहीं है, जॉब्स नहीं है, अगर आप उनको जॉब्स क्रिएट करके दे रहे हो तो उनको फायदा पहुंचेगा। आपकी कंपनी है, उसमें पॉल्यूशन कम हो रहा है, इको फ्रेंडली मेथड इस्तेमाल कर रहे हो जिससे कि पॉल्यूशन ना के बराबर हो रहा है, तो उनको फायदा पहुंचेगा। आप उनको रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो उनको फायदा पहुंचेगा। और क्वालिटी प्रोडक्ट अगर आप उनको दे रहे हो तब जाके उनको फायदा पहुंचेगा, है ना? तो इस तरह के जब पॉइंट्स आएंगे जिसमें सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा होगा, तो उसमें आपको सोशल ऑब्जेक्टिव लिखना है ना? नाउ हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है पर्सोनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में होता क्या है? इसमें हम लोग बातें करते हैं ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, है ना? यानी कि वर्कर्स के बारे में हम लोग बातें करते हैं। वर्कर्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस का। अगर वो अच्छे से काम करेंगे, अपना 100% देंगे, आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। अगर वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, आपका बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस आपका फेल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्कर्स का ख्याल रखना। वर्कर्स का आप जितने अच्छे तरीके से ख्याल रखोगे, वो अपना उतना 100% देंगे। आप जितने भी बड़े कंपनीज को जानते हो, अल्फाबेट हो गया, एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, आप उनके एम्प्लॉइज से कभी इंटरैक्ट करो या यूट्यूब पे उनके वीडियोस देखो, आपको पता चलेगा कि कंपनीज उनका बहुत अच्छे से ख्याल करती हैं। उनको बहुत अच्छा अच्छा क्या देती हैं? सैलरी देती है, अट्रैक्टिव सैलरी देती हैं, रीजनेबल सैलरी कह सकते हो, या अट्रैक्टिव सैलरी देती हैं, इंसेंटिव देती हैं, है ना? वर्किंग कंडीशन, बहुत अच्छा वर्किंग कंडीशन है। आप तो अमेजन का आप देखना, यूट्यूब पे दिया हुआ है उनका ऑफिस, इतना खूबसूरत ऑफिस उनका बना हुआ है कि इवन आपको अपना घर में रहने का मन ही नहीं करेगा। आपको लगेगा कि अगर आप उस कंपनी में जॉब करें तो हर दिन उस कंपनी में जाओ। इतना अच्छा है, पूरा एकदम इतना खूबसूरत बना हुआ है। अलग अलग नेस्ट टाइप का रूम बना हुआ है जिसमें कि आप मीटिंग्स अरेंज कर सकते हो, मीटिंग्स कर सकते हो। आप इंटर करोगे तो पूरे इन्वायरमेंट जो है एकदम अमेज़न के जैसा है। आपको वहाँ पे बहुत सारे पेड़-पौधे दिखेंगे, वहाँ का जो हवा जो होगा, उसमें जो खुशबू होगा वो भी जंगल की खुशबू से मैच किया गया है। तो इस तरीके का वर्किंग कंडीशन होगा तो सबका दिल लगेगा काम करने का, और हर कोई अपना 100% देगा, है ना? तो वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छा होना चाहिए। सैलरी आप अच्छा पे कर सकते हो, इंसेंटिव दे सकते हो उनको, है ना? सही ट्रेनिंग ट्रेनिंग देना, इट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। ट्रेनिंग ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉयज का स्किल जो होता है वो इन्हांस होता है, और जो एम्प्लॉय लगातार ट्रेनिंग ले रहा है वो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को बहुत आसानी से अडॉप्ट करता है। कोई भी सिचुएशन अगर चेंज हो रहा है तो उस चेंजेस को उसको अडॉप्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ना? ट्रेनिंग से चीज़ों को आसानी से अडॉप्ट किया जा सकता है, चेंजेस इन्वायरमेंट को। सिचुएशन बहुत तेजी से बदल रहा है, राइट? अब उसके हिसाब से अगर आप नहीं बदलोगे तो फिर आउटडेटेड हो जाओगे, राइट? तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने एम्प्लॉयज को लगातार ट्रेनिंग देते रहो, सो दैट कि वो बदलाव के साथ खुद को क्या कर सकें? बदल सकें। तो ये आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं, हम लोगों ने शुरू में क्या पढ़ा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव।
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के बारे में बातें किया कि बिजनेस को कैसे चलाना है, कैरी ऑन करना है। फर्स्ट पॉइंट था हम लोग का सर्वाइवल का। आपका बिजनेस तभी चलेगा जब आप उसका बेसिक नीड, पहले में क्या करना है आपको बेसिक नीड के बारे में सोचना है कि भाई आपका जो खर्च है, बेसिक खर्च है, वो एटलीस्ट क्या हो जाना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। आप इतना पैसा कमाओ कि आपका खर्चा मेंटेन हो, उससे आपका बिजनेस कैरी ऑन होगा। सेकंड में आपने क्या पढ़ा, प्रॉफिट। अगर खर्च के ऊपर आप जो पैसा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, दैट वन इज योर प्रॉफिट। अपने आपके अगर एक्सपेंसेस से ज्यादा अगर आपका इनकम है, आपका इनकम ज्यादा हो रहा है, एक्सपेंसेस आपके कम है, देन यू विल बी प्रॉफिटेबल और आप प्रॉफिट कमाने लगोगे। तो पहला सर्वाइवल का फेज है। अगर उस फेज पे आप गुजर जाते हो, उस फेज को आप गुजार लेते हो, तो आप प्रॉफिटेबल 110% बनोगे। लास्ट में ग्रोथ। ग्रोथ में क्या था आपका, न्यू ब्रांचेस को सेटअप करना। फिर आया हम लोग का सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में कि सोसाइटी का वेलफेयर कैसे कर सकते हैं, इको फ्रेंडली मेथड का इस्तेमाल करके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करना, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों को देना, ये सब है सोसाइटी के वेलफेयर के रिगार्डिंग। एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने पढ़ा वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में। हम लोग ने वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में पढ़ा कि हम लोग वर्कर्स का वेलफेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उनका वेलफेयर आप नहीं करोगे, आपका कंपनी सरवाइव कर ही नहीं पाएगा, बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। वर्कर्स जो होते हैं वो की एलिमेंट है किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए, है ना। तो उनको अच्छा सैलरी देना, इंसेंटिव देना, वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छा रखना, ट्रेनिंग उनको लगातार देते रहना, दीज विल कम अंडर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग केस स्टडीज देखने वाले हैं। जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उसको इसके आगे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके केस स्टडीज नहीं आते हैं। जो सीबीएसई के जो बच्चे हैं उनको अब केस स्टडीज देखना है, और आप आसानी से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, और उम्मीद है कि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन से ऑब्जेक्टिव इसमें आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, है ना। तो देखो हमारे पास जो केस स्टडीज है वो है मेगा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड वाटर हीटर्स इन द फर्स्ट ईयर। अच्छा, केस स्टडी सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है। आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद ही केस स्टडीज पढ़ना। वरना आप क्वेश्चन पढ़ने के अगर आप नहीं पढ़ोगे, केस स्टडीज पढ़ोगे ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें, बहुत सारा पॉइंट्स आने लगेगा जो अलग अलग चैप्टर से बिलोंग करता है। तो एक ही काम आपको दो बार करना पड़ेगा, दो बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ऊपर से पढ़ोगे केस स्टडीज, देन आफ्टर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर आपको पता चलेगा अच्छा मुझे यही फाइंड आउट करना है, फिर वापस से पढ़ोगे, तो एग्जाम में ये आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, है ना। एक ही काम आप डबल टाइम दो बार करोगे तो ये आपका टाइम बर्बाद होगा। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, केस स्टडीज पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन में जो केस स्टडीज के ये जो केस स्टडीज है, इसका क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे डिस्कस हो रहा है नाउ। अब हम लोग पढ़ते हैं ऊपर के क्वेश्चन को। मेगा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड वाटर हीटर्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन, द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी वाज जस्ट सफिशिएंट टू मीट इट कॉस्ट। देखो कितना सिंपल पॉइंट है, और इसी पॉइंट से हम लोगों ने भी ऊपर में पढ़ रखा है। आपको हम बोले भी थे कि ये पॉइंट को आपको याद रखना है। द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी वाज जस्ट सफिशिएंट टू मीट इट कॉस्ट। मतलब रेवेन्यू कंपनी इतना ही कमा रहा है कि उसका खर्चा क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, और आपके दिमाग में सर्वाइवल स्ट्राइक किया होगा, है ना। तो ये जो फेज है वो सर्वाइवल का फेज है, यानी कि इस पॉइंट से हमें पता चला कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पर आइडेंटिफाई हो रहा है। कौन सा ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई हो रहा है, सर्वाइवल। अगर आपने पता लगा लिया इसका मतलब सर्वाइवल किसके अंदर में आता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आता है। इस पॉइंट से हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पर कौन सा पॉइंट आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं, टू इंक्रीज द रेवेन्यू द कंपनी एनालाइज द रीजन बिहाइंड द लेस रेवेन्यू। आफ्टर analysis the company decided to reduce the labor cost by shifting the manufacturing unit to a backward area। वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, बैकवर्ड एरिया, वेयर लेबर वर अवेलेबल एट द लो रेट, जहाँ पे लेबर्स जो है बहुत ही सस्ते में अवेलेबल है। टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर हीटर एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर हीटर स्लोली। यहाँ से आप देख रहे हो सोलर एनर्जी के बारे में बात हो रहा है।
वो इलेक्ट्रिक वाटर हीटर को क्या करना चाह रहे हैं, धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, है ना, प्रोडक्शन उनका स्लो कर रहे हैं। और किस चीज को वो इंक्रीज बढ़ावा दे रहे हैं, सोलर वाटर हीटर का, यानी कि ये सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में है, राइट। तो सेकंड पॉइंट से हम लोगों को क्या समझ में आया कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट एप्लीकेबल हो रहा होगा, हमारा यहाँ पे पता चल रहा है सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो हमें दो पॉइंट यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव पता चल गया। अच्छा, एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि सर्वाइवल आपको पता चला तो आपको यहाँ सर्वाइवल नहीं लिखना है, आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ही आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर में सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ आता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि पॉइंट्स बताने हैं, आपको ये पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव बताना है। ऑब्जेक्टिव हमारा तीन है, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल। तो पहला पॉइंट से हमें पता चल गया कि भाई सोशल ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड जो पॉइंट आप यहाँ देख रहे हो, टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलर वाटर हीटर एंड रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर हीटर। इलेक्ट्रिक वाला प्रोडक्शन जो है वो कम कर रहे हैं और सोलर एनर्जी पे वो फोकस कर रहे हैं, जिससे कि सोसाइटी का वेलफेयर हो गया, ऑब्वियस सी बात। इससे हमें पता चला कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट एप्लीकेबल हो रहा है, सोशल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है। तो देखिए कितना सिंपल है केस स्टडीज को आइडेंटिफाई करना, आप आसानी से केस स्टडीज को आइडेंटिफाई कर लिए। एक और केस स्टडीज लेते हैं और फिर आपका कॉन्सेप्ट और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर ये आप अपने आप सॉल्व कर पा रहे हो तो, है ना, आप इसको म्यूट भी करके देख लो, एक बार म्यूट कर लो, ये केस स्टडीज को देख लो। अगर आपसे ये सॉल्व हो रहा है इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई हैं। और अगर नहीं हो पा रहा तो एक बार आपको फिर से क्या करना चाहिए, वापस एक बार वीडियो को आप देखो, आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, है ना। सेकेंड हमारा केस स्टडीज है। नाउ, रियल अलायंस लिमिटेड इज अ वेल नोन सीमेंट कंपनी इन इंडिया, इट इज एबल टू अर्न एडुकेट रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। नाउ हमारा देखो ये लाइन आइडेंटिफाई हो गया, हम बताए थे आपको, मैंने बताया था कि ये लाइन से आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, सर्वाइवल आइडेंटिफाई करना है। सर्वाइवल में क्या दिया रहेगा कि कम से कम इतना पैसा आना चाहिए कि आपका कॉस्ट कवर हो सके। एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिया था कि आपने ट्यूशन का बिजनेस स्टार्ट किया है, भाई ट्यूशन स्टार्ट आपने किया है और आप कम से कम इतना पैसा कमाओ कि आपका जो बेसिक खर्चा है, जो रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, वो फुलफिल हो सके। अगर वो खर्चा मेंटेन हो पा रहा है तो आप उसको कैरी ऑन करोगे, और एक बार जब बिजनेस कैरी ऑन होते रहता है तो वो प्रॉफिटेबल हो जाता है। और ये लाइन दिया रहेगा, इसमें भी ये भी मैंने आपको बताया था, इट इज एबल टू अर्न एडिक्वेट रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। इतना पैसा वो कमा रहे हैं कि कम से कम उसका खर्चा मेंटेन हो रहा है। और इस पॉइंट से हमें क्या पता चल रहा है, इस पॉइंट से हमें आइडेंटिफाई हो रहा है सर्वाइवल। और सर्वाइवल किसके अंदर में आता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर में आता है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इट्स कैपिटल बेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड प्रोडक्शन टर्नओवर हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड ओवर द ईयर्स। इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन एंड टर्नओवर हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड ओवर द ईयर्स। देखिए इस पॉइंट से आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का बढ़ना, प्रोडक्शन का बढ़ना, इससे क्या पता चल रहा है, ग्रोथ के बारे में पता चल रहा है। सेकेंड वाला जो लाइन आप देख रहे हो, इस लाइन से आपको क्या पता चल रहा है, इस लाइन से आपको पता चल रहा है ग्रोथ के बारे में, राइट। तो ग्रोथ भी किस में आता है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आता है। द रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, देखिए यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात किया, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, अब तीनों पॉइंट हमें यहाँ पर दिख गया, है ना। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं प्रॉफिट, यानी कि आपको यहाँ तीनों पॉइंट मिल गया। क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, राइट। ठीक है, तो हमारा तीनों लाइन मिल गया, यहाँ पर एक सर्वाइवल भी मिल गया, प्रॉफिट भी मिल गया एंड ग्रोथ भी मिल गया। तो इस कंडीशन में आप तीनों को डिफाइन कर सकते हैं आराम से। आप ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव लिखिएगा और आप बताएंगे कि इस केस स्टडीज में हम लोगों को ये तीनों पॉइंट मिला है। और तीनों में से आप तीन में से कोई दो भी पॉइंट आप देख लोगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाना है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और आपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव लिख दिया तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलना है, ठीक है। तो आप बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि हम लोगों को पता चल रहा है कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो रहा है। नो, आगे पढ़ते हैं। द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर हैप्पी। अब किसके बारे में बात हो रहा है, एम्प्लॉयज के बारे में। वन बाई वन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिए अब एम्प्लॉयज के बारे में किस में बातें होती हैं, कौन सा ऑब्जेक्टिव में, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में, है ना, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में, सॉरी।
द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद देयर रिम्यूनरेशन, वर्किंग कंडीशन देखिए अच्छा है, उनको प्रमोशन मिल रहा है और रिम्यूनरेशन उनका सैलरी वगैरह भी बहुत अच्छा है, उससे वो बहुत ही खुश है। तो इस पॉइंट से हम लोग को किस पॉइंट के बारे में पता चला? इस पॉइंट से हम लोग को पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में पता चला। राइट, आगे हम लोग देखते हैं। As a part of its moral obligation, the company has taken many initiatives for providing employment to specially abled person and promoting literacy in the villages। अब आप ये बताओ कि भाई लिटरेसी, पढ़ाई लिखाई को प्रमोट किया जा रहा है ना, विलेजेस में लिटरेसी प्रोवाइड, पढ़ाई लिखाई को प्रमोट किया जा रहा है, इससे क्या हो रहा है? सोसाइटी का वेलफेयर होगा, ऑब्वियस है ना। और क्या है कि स्पेशली एबल्ड पर्सन को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग? जॉब क्रिएट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो जॉब देना, लिटरेसी रेट बढ़ाना, रिजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट को देना, ये किस में आता है हमारा? इसमें सोसाइटी का वेलफेयर पता चल रहा है, और ये हमारा किस में आएगा? सोशल ऑब्जेक्टिव में। सोशल ऑब्जेक्टिव, तो ये क्वेश्चन में हमारा इस केस स्टडी में हमारा तीनों ऑब्जेक्टिव आ गया है ना। तो उम्मीद है कि आप आसानी से इसे क्या करोगे? सॉल्व कर लोगे। और एक पॉइंट आपको हम बता दें कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है ना, तो केस स्टडी सॉल्व करने में बहुत ही मजा आएगा। आप आइडेंटिफाई करोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जिससे मैं भी, जब भी केस स्टडीज मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे को यार बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और जब मैं बच्चों को बताता हूँ जिनको भी बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट याद है, पॉइंट्स याद है, उनको भी मैंने देखा है कि जब वो केस स्टडीज को सॉल्व करते हैं तो बहुत उन्हें इंटरेस्टिंग फील होता है कि यार बहुत मजा आ रहा है, वो अंदर से उनको मजा आता है चीजों को सॉल्व करने में। राइट, तो केस स्टडीज बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस शर्त यही है कि आपको पॉइंट याद होने चाहिए। तो उम्मीद है कि आज हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया और आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर होगा, केस स्टडीज कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो शेयर कर सकते हैं।